माताओं बहनों प्यारे बच्चों, बाबा साहब अम्बेडकर को इंसान रहने दीजिए ताकि उनके जैसा संघर्ष करने की ललक हमारे नौजवानों में भी पैदा हो सके। कृपा करके बाबा साहब अम्बेडकर को देवता और भगवान न बनाइए। पूजा करने से बाबा साहब अम्बेडकर का कर्मा पूरा नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्लानिंग के तहत बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा की वस्तु बना करके रख देना चाहती है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूजेंगे, मानेंगे पर उनको जानेंगे नहीं और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे नहीं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जिस मूर्ति पूजा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किए, तो मूर्ति प्रतीक के लिए, उनकी याददाश्त के लिए, उनके सम्मान के लिए बनाना लगाना जरूरी है। हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी वर्तमान पीढ़ी बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को याद कर सके, इसलिए तो लगाना जरूरी है। पर बाबा साहब अम्बेडकर गणेश के जैसे देवता थे, बजरंगबली से भी बड़े देवता थे, विष्णु भगवान से भी बड़े भगवान थे। कृपा करके ऐसी तुलना मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। नौजवान साथी जो खड़े हैं, कृपा करके बैठ जाएं, कुर्सियां खाली हो गई हैं और शायद अब किसी और वक्ता को बोलना नहीं है, तो मैंने धैर्यपूर्वक आपके विचारों को सुना और 11 बजे से आप लोग बैठे हैं। 5 घंटा लगातार बैठना असंभव होता है, पर आप लोगों ने असंभव काम किया है। हवा का वेग काफी तेज है। आप लोग नौजवान साथी लगातार संघर्ष करके सीढ़ियों पर चढ़ के बार बार आप लोगों ने तंबू को ताने रखा है। तंबू कई बार उखड़ा टूटा, आप लोगों ने बार बार बनाया, बधाई आपको। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जिनको आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी और इनसे धर्म परिवर्तन करके जो हमारे भाई मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, ये वास्तव में हम लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हमारे पुरखों का इस देश में राजपाट रहा है। सारे देश की जमीन जायदाद के मालिक हमारे पुरखे होते थे। हम कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा की औलादे नहीं है। दुनिया को उत्कृष्ट सभ्यता, दुनिया को उत्कृष्ट ज्ञान देने का काम हमारे पुरखों ने किया है। 1922 में राखालदास बनर्जी की अगुवाई में वो खुदाई हुई और लड़काना जिले में जो आजकल पाकिस्तान में, तो एक बड़ी सभ्यता हमारे पुरखों का बनाई हुई सभ्यता उजागर हुई। उसके पहले ये माना जाता था कि दुनिया में मिस्र की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, परंतु 1922 के बाद दुनिया के इतिहासकारों ने जाना कि जो चमारों के पुरखे हैं, काची कुमार गडरिया यादव के पुरखे हैं, लोहार बढ़ई दर्जी पटेलों के पुरखे हैं, वो जो द्रविड़ियन कहलाते थे, उनमें कोई जात पात नहीं थी, कोई छुआछूत नहीं था। वो इस देश के मूल वासिंदे हैं। वो एक नाम द्रविड़ नाम से जाने जाते थे। वही इस देश के सर्वप्रथम वैज्ञानिक हैं और वही इस देश में सभ्यता का निर्माण किया
बस्तियां बसा करके रहना शुरू किया। हड़प्पा नाम का जो बड़ा शहर खुदाई में मिला, बड़े बड़े स्नानागार, चौड़ी सड़कें, सड़कों के दोनों तरफ नालियां, ये सारी व्यवस्थाएं, भंडार गृह, खेती के करने के यंत्र उस जमाने में मिले हैं। और लिखावट भी मिली है। वो लिखावट को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसका मतलब हमारे पुरखे अनपढ़ नहीं थे, अज्ञानी नहीं थे, वो लिखना जानते थे। और इतनी बड़ी सभ्यता को भारत से नष्ट कर दिया गया। जरूर कोई एक बड़ा कोहराम, बड़ा हत्याकांड हुआ रहा होगा। मोहनजोदड़ो, मैं एक क्लास में था, मुझे भी वाकई पता नहीं था। तो मैंने पूछा मोहनजोदड़ो का मतलब। एक लड़का खड़ा होके कहा कि मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला, मृतकों का टीला। अर्थात जो मोहनजोदड़ो जगह मिली है, हजारों कब्रें, हजारों नर कंकाल वहां मिले, जिससे उसको मृतकों का टीला कहा गया। मैंने कई लोगों से, इतिहास के जानकारों से तस्दीक किया, कहा ये मोहनजोदड़ो का सही अर्थ है, ये मृतकों का टीला। तो हम लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जो बाहर से लोग आए, साम दाम दंड भेद छल कपट से परास्त किया और वीरता में हमारे पुरखों से नहीं जीत पाए। सत्य की लड़ाई में वो हमसे नहीं जीत पाए। आज भी अगर वो जीतते हैं तो छल कपट से ही जीतते हैं। इसलिए उन्होंने 4 प्रबंध किए युगों युगों तक हमें गुलाम बना के रखने के लिए। नंबर 1, हम ज्यादा संख्या में, जो बाहर से लोग आए वो कम संख्या में। ज्यादा लोग यदि संगठित हैं, उनमें आपस में एकता है, भाईचारा है, तो कम लोग ज्यादा के ऊपर राज नहीं कर सकते। ज्यादा लोगों को दबा के गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता है। ज्यादा लोगों को दबा करके उनके धन दौलत, उनकी बहु बेटियों का हरण नहीं किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को अगर गुलाम बना के रखना है, उनका धन दौलत हड़पना है, उनका परिश्रम का बल हड़पना है, कब्जा करना है, तो जरूरी है कि ज्यादा लोगों को आपस में तोड़ दिया जाए, लड़ा दिया जाए। और इसके लिए आपके बीच में जातियों को जन्म दिया गया। दुनिया के मुल्कों में जातियों की इतनी बड़ी श्रृंखला नहीं है। हमारे देश में 6000 से भी ज्यादा जातियां हैं और जाति के भीतर जाति है, 7-7 गोत्र है, कुरी है। और मनुस्मृति कहती है कि अंतर गोत्री विवाह है, हिंदुओं में जायज है, द्विजों में जायज है, और शूद्रों में वर्जित है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि शुक्ला की शादी तिवारी से हो जाएगी, तिवारी की शादी द्विवेदी में हो जाएगी, द्विवेदी की शादी पीढ़िया ब्राह्मण में हो जाएगी, और परिहार ठाकुर की शादी चौहान ठाकुरों में हो जाएगी, चौहानों की शादी भैंसवारों में हो जाएगी, भैंसवारों की शादी दूसरे और ठाकुरों में हो जाएगी। बनियों में भी अंतर गोत्री विवाह हो जाएगा, पर एक गोत्र के यादव की शादी, कमरिया यादव की शादी घोसी यादव में नहीं होगी। अहरवार चमार की शादी लोना चमार में नहीं होगी, लोना चमार की शादी यादव चमार में, दोहरे चमार में नहीं होगी। अंतर गोत्री विवाह हमारे में वर्जित किया गया। इस राज को समझे मेरे भाई, इस रहस्य को समझे। हमारी गुलामी और लाचारी के पीछे, हमारे गरीबी के पीछे जो एक बड़ा कारण है, वो हमको जातियों में तोड़ा जाना है। जब तक हम खंड खंड में, और अभी बड़ा चलन चल गया है, एक एक जाति के सम्मेलन करना, जातीय एकता बनाना। अरे एक एक जाति की आप 100% एकता बना के भी लड़ाई लड़ोगे तो ना विधायक ही जीत सकते हो, ना सांसद ही जीत सकते हो, ना गांव की प्रधानी जीत सकते हो,
एक एक जाति की एकता बना करके आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए अब ब्राह्मणवादी ताकतों के इशारों में एक एक जाति की पार्टियां बन रही है कि जैसे जाति महासभा थी ऐसे जातियों की पार्टियां बना दीजिए। आप 20 जातियों की पार्टियां बन गई तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही राज करेगी, क्योंकि 20 जातियों की पार्टियां अपना बिरादरी का वोट लेकर के बैठ जाएंगी और उनको कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए संत कबीर ने कहा, संत रैदास ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मानवर कांसीराम जी ने कहा कि जाति तोड़ो, समाज तोड़ो और बहुजन समाज बना करके ही हम इस देश में अपना हासिल कर सकते हैं, अपना शासन हासिल कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज का मतलब बहुजन समाज पार्टी नहीं है। मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज से 36 साल पहले हमने वो घर बनाया बदलाव की, और आज उस घर में हमारे बहन के बलात्कारियों का कब्जा हो चुका है। उस घर में मेरे भाइयों के हत्यारों का, मेरे भाइयों के हत्यारों का कब्जा हो चुका है। अब उसमें मानवर कांसीराम की नीतियां नहीं बल्कि गोलवलकर की, हेडगेवार की नीतियां चलती हैं। केशवराम बलिराम की आरएसएस की नीतियां चलती हैं। इसलिए हमें बदलाव से लगाव और बदलाव हमारी आवश्यकता, विशेष करके सामाजिक बदलाव की हमें जरूरत है। और इसलिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुस्लिम एकता बनाने की जरूरत है। और जो माला खींच के लड़ेगा हम उसका साथ देंगे। जो हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाएगा वो जीत करके भी हमारा रखवाला नहीं बन पाएगा। जो हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाएगा, दुश्मनों से गिरौरी विनती करेगा, वो जीत करके भी, राजा बन के भी, बादशाह बन करके भी हमारी रखवाली, हमारी बहु बेटियों की रखवाली नहीं कर पाएगा। दुनिया का सिद्धांत है भेड़ और भेड़िए की दोस्ती नहीं है, सांप केवड़े की दोस्ती नहीं हो सकती है, चूहा और बिलारी की दोस्ती नहीं हो सकती है। तो शोषक और शोषित की एकता दुनिया के किसी मुल्क में, किसी सभ्यता में नहीं हो सकती है। तो बामन और चमार की दोस्ती कैसे हो सकती, नहीं हो सकती है। और भेड़ भेड़िए की दोस्ती होगी, आप जबरदस्ती करा दीजिए। एक बड़े बाड़ा में 100 भेड़े बंधी हो और एक भेड़िया घुसेड़ दी, सवेरे क्या नजारा है। 5 भेड़े मरी हुई मिली और भेड़िया चदरा ओढ़ करके ऊंचे चबूतरे में बैठ जाएगा और कहेगा मैं तो शाकाहारी प्राणी, देखो घास खा रहा हूं। मैंने वो उसके कोई जांच कमेटी बैठे और कहे कि भाई कौन खा गया भेड़ को किसने मार डाला। वो झूठी गवाही देता है, कहता है रात के 2 बजे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, भेड़ ने ही भेड़ को मार डाला है। यानी गड़रिया का हिस्सा काची खा गया, काची का हिस्सा राजभर खा गया, राजभर का हिस्सा यादव खा गया, यादव का हिस्सा पटेल खा गया, पूरी का हिस्सा चमार खा गया, फांसी का हिस्सा चमार खा गया। आपको आपस में ही लड़ाने का प्रबंध करता है। इसलिए बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। बहुजन समाज बना करके ही, और बहुजन समाज सच्चा है और खाली जीतना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, विधायकी जीतना पक्का है। दलित, पिछड़ी, आदिवासी एकता हमें बनानी होगी। दुखिया भाई भाई और दुखिया का साथ करोगे तो दुखिया के गोल को फोड़ देगा और फोड़ करके आप धूल चाटने लगेंगे, जैसे अभी धूल चाटने थे अपने थे। आपके मन में, आपके चेहरे में निराशा का, उदासी का भाव मैं साफ समझ सकता हूँ। और उदासी और डर के कारण पूरे देश के हमारे डरे हुए अधिकारी कर्मचारियों ने इस साल अम्बेडकर जयंती को उन्होंने विचार फैलाने के लिए नहीं मनाया, जागरूकता पैदा करने के लिए नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने कहा कि नाचो गाओ, खेलो खाओ, मौज उड़ाओ, शराब पियो और
भाव जुड़ाव के रूप में 14 अप्रैल की इस साल की जयंती कुछ ज्ञान देने वाले पुत्रिका जैसे लोग, माननीय विजय कुमार जैसे लोग पहुंच भी गए तो उनसे हाथ जोड़ दिए कि नहीं आपको विवादित भाषण नहीं देना है। तो मेरे भाइयों, ये निराशा का सूचक है, आपकी हताशा का सूचक है। और हताश क्यों है आप? कि जालिम को साथ मिला करके धोखा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि दुखिया की एकता बनाएंगे तो जुल्म रोकना भी पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, जुल्म रोकना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, विधायकी जीतना पक्का है। और बहुजन समाज सच्चा है, मुख्यमंत्री बनना पक्का है। जालिम के चक्कर में आकर के आपने मुख्यमंत्री से विड्रॉल कर लिया, आपने मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद से तो आपने 10 अक्टूबर 2013 को वापस ले लिया था नाम, जब प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि खबरदार प्रधानमंत्री की बात 2014 के चुनाव में नहीं उठाई जाएगी। यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। ये बात नहीं उठाई जाएगी, अखबारों में नहीं छापा जाएगा, पर्चे में नहीं लिखा जाएगा, पोस्टर में, बैनर में, होर्डिंग में नहीं लिखा जाएगा। और अगर आप अपनी मेधा पे गौर करें, इतना पे गौर करें तो 2014 में प्रधानमंत्री भारत की मजबूरी है, प्रधानमंत्री हमारा जरूरी है, ये बात नहीं उठाई। तो 10 अक्टूबर 2013 को आपने प्रधानमंत्री से विड्रॉ कर लिया था, जालिम के चक्कर में फंस करके। और इस चुनाव में आपने मुख्यमंत्री पद से भी आपने आपको विड्रॉ कर लिया और जीता है। तो सब जानते हैं कैसा मेरी बहन का रखवाला नहीं, मेरे भाई का रखवाला नहीं जीता है। आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज सच्चा है, अधिकार मिलना पक्का है। बहुजन समाज सच्चा है, सत्ता मिलना पक्का है। और सरोजा ने एक धोखा है, धक्का मारो मौका। सरोजा ने एक धोखा है, धक्का मारो मौका है। दुनिया के किसी सभ्यता में शोषक और शोषित की एकता नहीं हो सकती है। और अब वक्त आ गया है कि आप माला खींच कर लड़ाई लड़ेंगे तो एक तरफ गोलबंदी होगी मारे गए सताए गए लोगों की, और दूसरी तरफ गोलबंदी होगी जालिम लोगों की। और जालिम और मजलूम की गोलबंदी माला खींच के होती है तो हम 85 हैं, वो 15 हैं। 85 में हम 20-25 कट भी जाएंगे हमारे, तब भी हम 60% लोग बचते हैं मैदान जीतने के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको आने वाले समय में बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर नंबर 1 हमारी कमजोरी जातियों में तोड़ा गया, नंबर 2 हमारे शिक्षा रोक दी गई। कानूनों ने सोचा इनमें हमने जातियां तो बना दी, परंतु इनमें जो पढ़े लिखे लोग जब इतिहास को जानते हैं, दस्तावेज उठा के पढ़ते हैं, और जब इनको पता चलता है कि हमारे पुरखे इस देश के शासक थे, राजा महाराजा थे, जमीन जायदाद के मालिक, तो अपने खोए हुए राजपाट को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाई संघर्ष करते, फिर यादव चमार की एकता बना लेते, फिर कांची कुमार की एकता बनाते, और सारे मारे गए, कुचले गए, सताए गए लोग लामबंद होने लगते हैं, और लामबंद होकर के अपनी बोली बना लेते हैं, संघर्ष करते हैं। उन्हीं लोग हिमालय की गुफाओं में बैठ करके कैसे इनको युगों युगों तक गुलाम बना के रखा जाए, इनको बहु बेटियों को कैसे युगों युगों तक अपने हरम में रखा जाए, इनको अपनी दबा के रखा जाए, इनका शोषण कैसे किया जाए। ज्ञानियों ने, मुनियों ने हिमालय के गुफाओं में अगर इनको युगों युगों तक गुलाम बना के रखना है तो यह अपनी इतिहास को एक दो जगह तो नहीं लिखा रहता। इतिहास गुफाओं में है, कतराओं में है, शिलालेखों में है, इतिहास टूटी हुई कड़ियों में है, जोड़ लेंगे।
कि ऐसा प्रबंध किया जाए कि इतिहास को पढ़ ही न सके, इतिहास को समझ ही न सके। तो कानून बनाया गया, नियम बनाया गया कि अगर किसी शूद्र के कान में ज्ञान का, वेद का एक भी शब्द पड़ जाए तो कानों में पिघला के शीश दागा भरवा देना चाहिए। अगर कोई शूद्र यादव, लोधी, लोहार, बड़ई, कांची, कुर्मी, जवार, गोरी, धोबी, मेहतर ज्ञान को, वेद को पढ़ लेता है तो उसकी जीभ कटवा ली जाए। और अगर कोई शूद्र यादव, लोधी, लोहार, बड़ई, कांची, कुर्मी ज्ञान को, वेद को याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, मृत्यु दिया जाए, मौत की सजा दी जाए, उसको जीने का। इस कानून के तहत, इस काले कानून के तहत हमारे वीर पुरुष विप्लव का उद्घाटन करवा लिया गया। हमारे महान विद्वान समूह की बरकत काट दी गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पढ़ने लिखने के जुर्म में कोई और अपराध नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हमारे पुरखा समूह को, अरे विनय सागर जी आपसे बात करनी है, बैठो यार, बैठो, भाषण में अभी आपका भी हो जाएगा, सब कुछ भाषण है ना, समझो। बहुत दिनों बाद मिले हो, बहुत दिनों बाद मिले हो, बिना अरे आजा मिलाए न चले जाओ, आजा उभरे आओ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि शिक्षा हमारी रोकी गई। शिक्षा ग्रहण करना केवल मनाही नहीं बल्कि दंडनीय अपराध। शिक्षा के अभाव से बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि के अभाव से नीति नष्ट हो गई, नीति के अभाव से धन नष्ट हो गया, धन के अभाव से गति नष्ट हो गई, और गति के अभाव से शूद्र हताश हो गए। अकेले अज्ञानता के कारण हम इस देश में गुलाम और लाचार बना के रख दिए गए। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपको आगे बढ़ना है, मेरी बहनें, मेरी काकी मातारी, अगर आपको अपनी तरक्की चाहिए तो दुनिया में जितनी संपदा है उन सारे संपदाओं की जननी है, गंगोत्री है, उनका उद्गम है ज्ञान, शिक्षा। रुपए पैसे का धन चोरी हो जाएगा, लूट लिया जाएगा, डाका पड़ जाएगा, जमीन जायदाद का धन भी हड़प लिया जाता है, सोना चांदी का धन भी जल जाता है, सड़ जाता है, पर ज्ञान का धन अजर अमर संपदा है। मेरी भाई, ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती, ज्ञान की लूट नहीं हो सकती, ज्ञान को डाका नहीं पड़ता है, और ज्ञान का कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। ज्ञान का धन मरते दम तक तुम्हारा साथ देता है। इसलिए ज्ञान की संपदा पर कब्जा करो। मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, लड़का लड़की दोनों पढ़ाओ ज्ञान की संपदा पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 1848 आज से 174 साल पहले हमारी पढ़ाई चालू हुई, और ये पढ़ाई चालू करने का काम बैकवर्ड समाज में जन्मे, माली जात में जन्मे महात्मा ज्योतिराव फुले ने। इसलिए सामाजिक बदलाव का आंदोलन केवल अछूतों का आंदोलन नहीं, ये पिछड़े वर्गों में संदेशा फैलना चाहिए। कुशवाहा समाज में, यादव समाज में, निषाद समाज में, राजभरों में ये संदेशा फैलना चाहिए। और वो ब्राह्मणवादी दलितों से मैं आपको होशियार करना चाहता हूँ जो ये कहते हैं बार बार ये आंदोलन सामाजिक बदलाव का सिर्फ दलितों का आंदोलन है, ये दलित आंदोलन है। ये दलित आंदोलन की बात करने वाले लोग खतरनाक लोग। ये पिछड़े वर्ग के महापुरुषों ने इसको शुरू किया 1848। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अंग्रेजों से पढ़ाई हासिल की, अंग्रेजों से पढ़ करके अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उनसे कहा तुम लड़कियों को पढ़ाओ, मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ। अगर राम का राज होगा तो ज्योतिराव फुले खुद पढ़ नहीं पाते, मार दिए जाते, पर राम का राज नहीं था, अंग्रेज राज आ चुका था 1848 में। अंग्रेज राज के कारण ज्योतिराव फुले पढ़ सके, अपनी पत्नी को पढ़ा सके और जगह जगह पर स्कूल खोल सके। स्कूल खोलने गए, फतवा जारी हो गया, कोई पढ़ेगा नहीं, तो ब्राह्मणी लड़कियां ही उनके स्कूल में पढ़ने आई। 9 लड़कियां आई, 9 में से 6 ब्राह्मण थी, 3 हमारे वर्ग की कुल मतलब लड़कियां आई। पर बात तो शुरू हो गई, बात शुरू हुई
राम राज होता तो बात शुरू ही नहीं हो सकती और संभोग की तरीके से ज्योतिराव फुले को भी मार दिया जाता। शिक्षा से हमारी आगे बढ़ी है बात। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून बनाने का मौका मिला तो संविधान में उन्होंने कानून को पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो ये कानून है, ये कोई भी बैकवर्ड का आदमी अगर बच्चे को स्कूल भेजेगा तो उसके कानों में पिघला के शीश भरवा दिया जाएगा। ये कानून बदला जाता है और उन्होंने नया कानून लिखा कि अब शिक्षा ग्रहण करना दंडनीय अपराध नहीं होगा, मृत्यु दंड नहीं होगा, बल्कि जो भी यादव, लोधी, लोहार, बढ़ई, काची, कुर्मी, चमार, गोरी, राजभर अपने बच्चों को स्कूल भेजेगा तो उसको राज खिलाने से इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा। और ये इनाम का प्रबंध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। इनाम के कारण हम लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, पढ़ लिख करके बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके पहले छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश 26 जुलाई 1902 आज से 120 साल 120 बरस पहले ज्योतिराव फुले ने बाबा साहब अम्बेडकर के पहले ये साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश ने शूद्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण को घोषित किया और लागू कठोरता के साथ लागू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 341 में, अनुच्छेद 335 में प्राविधान किया कि सरकारी नौकरियों में जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्से हमें आरक्षण का प्रबंध किया। आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है, आरक्षण कोई रियायत नहीं है, आरक्षण कोई मुआवजा नहीं है। यह आरक्षण हिस्सेदारी का मामला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी प्रावधान पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22.5% आरक्षण। और आज लोकसभा में तो 25% सांसद की सीटें रिजर्व कर दी गई और सरकारी नौकरियों में भी आप 25% करो भाई। जब आपने अपने चमचों की संख्या बढ़ा लिया, 119 होते थे, अब वो 131 हो गए, 12 की संख्या बढ़ा दी गई, 25% हो गए। तो भाई सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण कोटा बढ़ाया जाए। हम लोगों ने राष्ट्रपति को इस संबंध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ लिख करके हम मास्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, पढ़ लिख करके हम कलेक्टर, कप्तान बन गए, विधायक, प्रधान बन गए, तो पक्का मकान बन गए। तो बुजुर्गवार यहाँ बैठे, उन्हें पता कि आज से 50 साल पहले इस पूर्वांचल की धरती में हमें मकान बनाने का भी हक नहीं। अब कच्चे मकान में और कच्चे घरों में, घास फूस की झोपड़ियों में हमारे पुरखों को गुजर बसर करने की मजबूर किया। और जब हम पढ़े लिखे आगे बढ़े, यार पैसा तनख्वाहें आई, पक्के मकान बना लिए, सोफा सेट लगा के दरवाजे पर बैठ गए। जहाँ कानून था कि अगर कोई शूद्र ऊंचे स्थान पे बैठता है तो उसके क्वाट कटवा दिए जाए, उसको दंडित किया जाए। आपके इलाके में बाबू साहब लोगों का बड़ा जलजला है। बाबू साहब लोग और राय साहब लोगों का इस गाजीपुर की धरती में बड़ा जलजला रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे इलाके में भी हमारे लोग पढ़ लिख करके मास्टर बने, डॉक्टर बने, पक्के मकान बना लिए, सोफा सेट लगा के बैठ गए। तब उन्होंने कहा कि हमसे पायलागी नहीं कर रहे, हमें राम जोहार नहीं कर रहे, आगे से चरणों में नहीं गिर रहे। बात क्या? उन्होंने कहा कि पढ़ाई नहीं, पढ़ लिख गए, पढ़ लिख करके बड़ा इनका मस्त हो गए। तो ये तय हुआ विप्रजनों में कि पढ़ाई रोक दी, पढ़ाई रोक दी। ये तय हुआ कि अगर पढ़ाई रोकेंगे तो दुनिया में हंगामा हो जाएगा, यूएनओ में हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाएगा, BBC लंदन हमारे खिलाफ बोलने लगेगा। ये भाई कैसा मुल्क है भारत, जहाँ अपने नागरिकों को पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता। तो उन्होंने कहा कि ऐसी तरकीब निकाली जाए कि पढ़ाई रुक जाए।
पढ़ाई रोकना जरूरी है। पढ़ाई रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक न्याय दाखिल हुई 1994 में, और एक झूठा रोना रोया गया कि 12 बजे के बाद प्राइमरी स्कूलों से बच्चे खाना खाने के लिए जाते हैं घरों को और फिर वापस लौट के नहीं आते हैं। ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मिड डे मील खिलाया जाए। उन्होंने जाना ये भूखड़ दो, ये इनके मुर्गे के नसों में भूख समाई हुई है, इनको कभी गेहूं खाने को नहीं दिया, ये सावा कोदो काकून खा करके जिंदा रहे हैं, हर पेट खाना नहीं मिला। अगर इनको रोकना है तो इनको भोजन रख दीजिए विद्यालय में, विद्यालय को भोजनालय बना दो, ये भोजन में उलझ जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, काम हमारा बन जाएगा और पूरे देश में कंप्लीट मिड डे मील योजना ने बुनियादी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा से शिक्षा व्यवस्था को चौपट में किया, उलझ कर गई है। वहीं पर तिवारी जी भी खड़े थे। तिवारी जी ने कहा कि अरे वे रुकिए रुकिए, मेरा बच्चा भी नंद किशोर तिवारी भी उसी स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा भी अनपढ़ हो जाए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपने बच्चों के लिए हम अलग स्कूल खोलते हैं। हमारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, मांटेसरी स्कूल में पढ़ेंगे, पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, और गरीब का बच्चा पढ़ेगा प्राइमरी में, मिड डे मील खिलाया जाएगा, घर भगा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसको गिनना सिखा दीजिए, बूढ़ा भाग लगाना सिखा दीजिए और हो गई पढ़ाई। उन्होंने कहा कि नहीं, वो कक्षा 5 में फेल हो गए। मेरे भाई, इतना बड़ा षड्यंत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ही ऑर्डर आया कि गुरुजी आपने विद्यालय को भोजनालय बना दिया, हमें बहुत खुशी हुई, आपको धन्यवाद, बधाई। दिन भर हम आपके विद्यालय में भोजन बनता है। और दूसरी समस्या जो आई है कि जब पढ़ाई नहीं होती है तो बच्चे कक्षा 4 नहीं पास कर पाते। कक्षा 5 की बोर्ड की परीक्षा होती है, बोर्ड परीक्षा में बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं, तो 6वीं की कक्षाओं में छात्र संख्या शून्य हो जा रही है। तो इसका समाधान हमने निकाला है। हम लिखित ऑर्डर आपको भेज रहे हैं कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी को भी फेल न किया जाए, पूरा पास कर दिया जाए बिना परीक्षा के। गुरुजी ने लिख के भेजा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा में बैठते ही नहीं हैं। तो उन्होंने लिख के ऑर्डर दिया कि कक्षोन्नति प्रोन्नति देना सबको कंपलसरी है। हाई स्कूल में जाकर के हम इनको फेल ही कर देंगे। एक बड़ा षड्यंत्र मेरे भाई, मेरे समाज का अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग समाज का एक मेरा मोटा अनुमान है कि 10% बच्चे ही जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में आप पढ़ाने में सक्षम है। कुल मात्र 10%। शेष आपका 90% बच्चा तो प्राइमरी के भरोसे ही है और वहां पर पढ़ाई नदारद हो गई है। क्योंकि आज से 50 साल पहले बहुत पढ़ाई थी। मैं भी उसी प्राइमरी में पढ़ा और फर्स्ट क्लास की क्वालिटी एजुकेशन थी। क्यों? कि मेरे गुरुजी का बच्चा भी उसी प्राइमरी में पढ़ता था, गांव के बाबू साहब का बच्चा भी उसी प्राइमरी में पढ़ता था, कलेक्टर का कप्तान का बेटा भी उसी प्राइमरी में पढ़ता था। तो गुरुजी मुझे पढ़ाने के लिए, लड्डू प्रसाद चमार को पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मन लगा के पढ़ाते थे, वो टाइम क्लास लगाते थे, उनके साथ बैठ करके हम भी पढ़ गए और हमारे भाई बहुत बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। पर आज पूरे देश में किसी भी गुरुजी का बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है नहीं
20-25 सवाल हल कर पाता, उसके हाथ से निकल जाती है। इसलिए आज जरूरत है मानवर कांसीराम जी के जेलों ने लखनऊ में बैठ करके इस बारे में विचार विमर्श किया कि जब देश भर में परीक्षाएं एक समान है तो शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए। मैं आप लोगों से भी इस बारे में सोच विचार करने के लिए अपील करती हूं। हम इस बारे में सोच विचार करें। आपकी मुक्त जड़ शिक्षा को नष्ट की जा रही है, शिक्षा नष्ट की जा रही है और आपके वर्ग के मुश्किल से 20% बच्चे पढ़ भी जाएंगे तो आगे जाके जॉब करने का पूरा इंतजाम कर रखा है। आईसी सेंटर में भी मुझे तो प्रवक्ता लोगों ने आईसी सेंटर के जो काफी जानते हैं उन्होंने मुझे बताया कि पीआईएस का ऑर्डर है कि नंबर बढ़ा के दिए जाए। मैं खुद इंटर कॉलेज हम लोग चलाते हैं। इंटर कॉलेज के मेरे प्रिंसिपल ने बताया कि मंत्री जी गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? कहा जो बच्चा 3rd डिवीजन में नहीं पास हो सकता था वो 1st क्लास पास होके आ गया है। नंबर इतने बढ़ा के दिए जा रहे हैं, पर क्या कंपटीशन में भी हमें पास कर दिया जाए? क्या कंपटीशन में भी हमें एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे? नहीं देंगे। इसलिए नकल व्यवस्था देखने में तो रोक दी गई है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए और वॉइस रिकॉर्डर लगा दिए गए हैं, परंतु काफी जांचने में पूरा धंधा चल रहा है, नंबर जो बढ़ा के दिए जा रहे हैं। इसलिए मानवर कांसीराम जी के जेलों ने आपके सामने भी मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आपसे मसले की इस पूर्वांचल की धरती में जहाँ से एक बहुजन आंदोलन कामयाब हुआ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें इस बारे में सोच विचार करें। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो उत्कृष्ट शिक्षा के अच्छे केंद्र हैं, ये देश भर में मात्र 600। हमने रिकॉर्ड निकाल के देखा, जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या एक जिले में 1 है और केंद्रीय विद्यालयों की संख्या 1125 है। दोनों मिलाकर के कुल 25 लाख बच्चे देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। बच्चों की संख्या है 25 करोड़। 25 करोड़ में से 25 लाख बच्चे एक्सीलेंट क्वालिटी एजुकेशन पा रहे हैं। 24 करोड़ 75 लाख बच्चे मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ में उलझाए गए हैं। इसलिए जब परीक्षाएं एक समान है तो क्वालिटी एजुकेशन पाने का हक है केवल 25 लाख बच्चों को नहीं बल्कि पूरे 25 करोड़ बच्चों को मिलना चाहिए। जब एजुकेशन कंपलसरी है और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान की अनुच्छेद 21 में लिखा है कि 6 साल से और 21 ये फंडामेंटल राइट है, ये मूल अधिकार की श्रेणी में इसको सरकार इनकार नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती सरकार। इसलिए तो जब फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 21 में लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे, तो ये दोहरी शिक्षा 25 करोड़ में से 24 करोड़ 75 लाख बच्चे घटिया पढ़ाई पढ़ेंगे और इन 24 करोड़ 75 लाख में से 8 करोड़ बच्चों के माँ बाप लायक, 8 करोड़ बच्चों के माँ बाप गार्जियन लायक लोग हैं। उन्होंने जब ध्यान दिया कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को प्राइमरी में नहीं भेजेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में संख्या नहीं है, इतनी सीट संख्या नहीं है कि हमारे बच्चे वहां दाखिला पा जाएं, तो उन्होंने कहा हम अपने प्राइवेट स्कूल। आप लोगों का गुस्सा प्राइवेट स्कूल को सप्लीमेंट्री
जवाहर नवोदय विद्यालय केवल 600 क्यों है देश भर में। जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या हर न्याय पंचायत में एक होनी चाहिए, हर 5 गांव के बीच में एक होनी चाहिए और प्रत्येक बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का लायक बनता है। एक समान शिक्षा देश में अब अफसर हो या मजदूर किसान सबकी शिक्षा हो एक समान, अफसर हो या मजदूर किसान सबकी शिक्षा हो एक समान। तो फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे बच्चे कैसे आगे निकल जाते हैं, हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे निकाल देंगे। मैं इसलिए आपसे इस संबंध में इस एजेंडे पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती के मौके पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग ज्यादा राजनीति से प्रेरित हो और हो गए। मानव कांशीराम साहब की अगुवाई में हम लोगों ने एक स्वर से कहा कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर, राजनीतिक सत्ता वो गुरु की ली है जिससे हर ताला खोला जा सकता। 84 में हम लोग गाँव में जाते थे तो लोग तो हमें कहते थे वो ट्रक हो हमें कहानी फेरी छोड़ दो वही मेरा। राजनीति ही सोच रहे, सारी समस्या का समाधान राजनीति, सारी समस्या और राजनीति आपकी दिशा विहीनता के कारण, आपके घालमेल के कारण, घालमेल में शामिल हो जाने के कारण आपके हाथ से राजनीति भी निकल गई। हमारी बहना के हाथ से तो निकल गई, हमारे भैया के भी हाथ से, अखिलेश यादव के भी हाथ से निकल गई, क्योंकि जिस दिग्भ्रमण के शिकार, दिग्भ्रम के शिकार हमारी बहना है, उसी दिग्भ्रम के शिकार हमारा अखिलेश यादव भी। वो भी जालिम को बिना साथ लिए नहीं कर सकता। बड़े कितना कर्रा मन से उसने रमाकांत यादव को टिकट दिया, कितने भारी मन से उसने हमारे वर्ग के 3 लोगों को टिकट दिया है, हमें खूब पता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको सोचे जरा इसमें, धनवानों के धन का सहारा लेकर धन के बल पर धनवानों को परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी, चाहे प्रधान के पद की हो या प्रधानमंत्री पद की हो, वो धनवानों के ही काम आएगी, वो निर्धनों के काम नहीं। वो धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूँ आपसे, आप समझ ना पाए, धनवानों के धन का सहारा लेकर धन के बल पर धनवानों को परास्त करके जो भी सत्ता बनेगी वो धनवानों के ही काम आएगी, निर्धनों के काम नहीं आएगी। मानव कांशीराम जी का मकसद तो निर्धन का लोक कल्याण करना था, निर्धन का हित करना था। इसलिए मानव कांशीराम जी ने इस रास्ते पर नहीं, 1940 के बाद राजनीति का भट्टा ही तय किया गया कि धन के बल पर, धन से ही होगी राजनीति। 1936 के चुनाव में तो बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीत गए, पर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर फिर चुनाव नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र में कई जगह से चुनाव लड़े और उसके क्योंकि पूरी राजनीति ही धन के बल पर हो गई। और आप लोगों ने धन को आधार बनाने में हामी भरी है, इसलिए भी आप पे बल गिर पड़े। बाबा साहब अम्बेडकर, मानव कांशीराम जी ने फुटकर वोटों की बिकवाली बंद कराई, इकट्ठा वोटों की बिकवाली चालू हुई। इकट्ठा वोट बिकने के कारण भी आप परास्त हो गए। और जब तक आप इकट्ठा हुए वोटों की बिकवाली अर्थात टिकट की बिकवाली बंद नहीं कराएंगे, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। टिकट की बिकवाली रोकिए और लोकप्रिय जनप्रिय कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाइए। निश्चित रूप से मैं आपसे मानव कांशीराम जी ने किया जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, उसका साझेदार होने के, उसमें शामिल होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तो मानव कांशीराम जी ने नया रास्ता पूरा और पूरा बनाया। निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर,
निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा लेकर, तो जब छोटे छोटे साधनों की बात आई तो हम जैसे निकम्मे और नालायक लोगों ने काशी राम जी से कहा कि क्या बात करते हैं आप, निर्धन के पास साधन ही तो नहीं है। निर्धन के पास कोई साधन भी है, कोई धन भी है क्या? मान्यवर काशी राम जी ने कहा कि निर्धन के पास साधन नहीं है, पर दो पैर तो है, दो हाथ तो है, जीभ तो है, वाणी तो है। लोगों ने कहा कि भाई जीभ से क्या होता है, दो पैरों से क्या होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे कई लोग कह रहे जल्दी खत्म करें, तो जाना चाहते चले। वैसे मैंने शाम को यही रुकने का प्रबंध किया, मैं यहीं पर रुक करके नौजवानों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ और नौजवानों के साथ कैडर कैंप करना चाहता हूँ, रात में रुक कर। अगर आप अनुमति दें, आपने मेरा समय नष्ट किया, मैं तो समय से आ गया और कल से चल दिया था, और मैंने बीच में कहा कि मुझे महत्वपूर्ण बातें करनी है, तो वो आपने मुझे समय दिया नहीं। अब आप उससे कह रहे हैं कि जल्दी खत्म करो, तो मैं तो 5 आदमी से बात करना चाहता, मैं 10 आदमी से बात कर, मैं सबसे बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आंदोलन आपका बिखर गया है। आंदोलन बिखर जाने के कारण आपके राजनीतिक दल भरभरा के गिर पड़े। आपको आंदोलन पूरा खड़ा करना पड़ेगा, पाला खींच के खड़ा करना पड़ेगा, तो ही आप सत्ता की यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा आप सत्ता की यात्रा नहीं कर पाएंगे। जालिम को साथ लेकर के अब आगे आप सत्ता की यात्रा नहीं कर, खास करके जालिम के हाथ या पूंजी का एक बड़ा बल आ गया है, पूंजीवाद आ गया है जालिम के हाथ में। आपका सारा माध्यम, सारा मीडिया उनके हाथ में चला गया है, तो अब आप बहुत नए सिरे से आंदोलन को पुनर्जीवित करने पड़ेगा। तो मैं आपसे मान्यवर काशी राम जी ने कहा कि निर्धनों के छोटे छोटे साधन का सहारा, तो हमने कहा कि निर्धन के पास साधन का, तो उन्होंने कहा 2 पैर, तो 2 पैर से क्या होगा? तो उन्होंने कहा 2 पैर हैं और 2 पहिए भी आते, 2 पैरों और 2 पहियों के बल पर पद यात्रा हो सकती है, हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा हो सकती है। लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो उन्होंने 4200 किलोमीटर साइकिल पे चल के और साइकिल पे चल करके एक कीर्तिमान बना करके और नौजवानों में जोश भरने का काम किया। और निर्धन के पास मुंह तो है, वाणी तो है, वाणी से क्या होता है? वाणी से गीत बन जाता है, जीभ से संगीत बन जाता है, वाणी से क्रांति घटित हो जाती है। दुनिया की जितनी क्रांतियां हुई हैं, ये वाणी से हुई हैं। मान्यवर काशी राम जी ने आगे हमारा मार्गदर्शन किया कि निर्धन के पास धन नहीं है पर हाथ तो है, हाथ से क्या होगा? तो उन्होंने 4 सफरू मार्ग लोक सेवा आयोग के सामने इलाहाबाद में हमारा कार्यालय, 31 मार्च 1988 को नील गोरी पार्टी और हाथ से ब्रश उठाया। उन्होंने कहा हाथ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिख जाता, हाथ से हाथी बन जाता है, हाथ से वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा लिख जाता है। पोस्टर क्यों लगाते हो? दीवार को ही पोस्टर बना दो, दीवार को ही होर्डिंग बना दो। अगर हाथ है तो वॉल राइटिंग से आप मुकाबला जीत सकते हैं। और वोट के साथ नोट मांगो अभियान चलाया है। आज पूरे आंदोलन को मिशनरी अंदाज में तैयार किया। आज पूरा आंदोलन मर्सनरी हो गया। मर्सनरी माने किराए पर, भाड़े पर आंदोलन। हम लोग 1984, 85, 86 में रैलियों को कामयाब बनाए। कोई माफिया फंसे नहीं लगाता, कोई वाहन नहीं लगाए, कोई 4 व्हीलर नहीं लगाए गए। लोगों ने स्वयं 100-100 रुपया इकट्ठा किया, 200-200 रुपया
इकट्ठा करके 60 आदमी जहाँ इकट्ठे हो गए, बस बुक किया और दिल्ली की लखनऊ की रैली में पहुंच गए। रैलियां कामयाब हो गई। पर अब तो आप पूरा भाड़े पर काम करते। आप हमें कभी भी झंडा लगवाने के लिए भाड़े पर कार्यकर्ता नहीं लगा, झंडा पैदा करवाने के लिए भाड़े पर किराए पे कार्यकर्ता नहीं लगा। वो पूरे आंदोलन के प्राण मिशनरी था, आज मर्सनरी हो गया। और मर्सनरी हो जाने के कारण आपका आंदोलन बिखर गया है। उत्तर वोटों की बिकवाली हमने बंद करा दिया, क्योंकि मानवर कांसीराम जी ने कहा कि हमारा वोट बिकता है, इसलिए आप प्रधान नहीं जीत पाते। वोट अटोल है, बहन बेटी की इज्जत के सवाल जो वोट में है, समझो बहन बेटी की इज्जत में। वोट और बिटिया बेटी नहीं जाती है, बल्कि इज्जतदार आदमी को सौंपी जाती है। वोट बेचना बंद करो, वोट जो ना माने उसका बिरादरी में हुक्का पानी बंद करो। इस विचार को लाखों लोगों तक ले गए, और जब ले गए वोट की बिक्री बंद हो गई। वोट की बिक्री बंद हो गई। मैं 1996 में चुनाव लड़ रहा था, तो एक बूढ़ा बाबा हर जोत रहा, हर जोत करके बैग छोड़ करके वो रोको रोको गाड़ी हमारे सड़क पे आ। उसने कहा कौन आ? तो मैं हाथ जोड़ के नीचे उतर आया, पैर हुए। मेरा बुजुर्ग था, गुरखा था। आज वो जीत गई है, हम ख्यातन यही प्रचार है, तुम्हारे प्रचार है। हम सारी जातियों को गोल बंद किए हुए, और ऐसे ऐसे धोती पहने था, ऐसे ऐसे करके, और पूरा थोड़ा 10 रुपए का नोट निकाला, ले जाए और लगा दे। ऐसे बनी है पीएस 10-10 रुपया जोड़कर। आज आप 10-10 करोड़ लेकर के भी चारों खाने चित हो गए हैं, और 10-10 रुपया जोड़ करके आप उत्तर प्रदेश के मालिक हो। विचार करना होगा आपको कि 10-10 रुपए की एकता ने आपको आगे बढ़ाया, या 10-10 करोड़ के इकट्ठे ने आपको। अभी भी आप बदमस्त हैं, अभी भी आप सुधरने को तैयार नहीं, दलालों के चक्कर। अभी भी आप माफियाओं के ही ऊपर सोच रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना स्वाभिमान, अपना सम्मान, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन बचाना है, तो मानवर कांसीराम जी के बताए रास्ते पर लौटना होगा। मिशनरी स्पिरिट पैदा करनी होगी। छोटे छोटे साधनों का, निर्धनों के छोटे छोटे साधनों का, निर्धनों की जीभ का सहारा लेकर, निर्धनों के 2 पैरों का सहारा लेकर, निर्धनों के 2 हाथ का सहारा लेकर, निर्धनों के वोट के साथ नोट मांगो अभियान का सहारा लेकर, निर्धनों के परिश्रम बल का सहारा लेकर, निर्धन के चरित्र बल का सहारा लेकर, निर्धन की ईमानदारी का सहारा लेकर, निर्धन की सच्चाई का सहारा लेकर, जालिम को, धनवानों को जंगे मैदान में परास्त करके जो सत्ता बनेगी, अनिवार्य रूप से निर्धनों के ही काम आएगी, वो धनवानों के काम नहीं आएगी। मैं यही बात आपसे कहते हुए कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पुनर्जीवित करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, मानवर कांसीराम जी के मिशन को उन्हीं की शैली में पुनर्जीवित करने की जरूरत है। मानवर कांसीराम जी के चेलों को आह्वान कर रहा हूँ कि आगे आए और नई पीढ़ी को रास्ता दिखाएं। निश्चित रूप से हमारे नौजवान स्वाभिमानी बनना चाहते हैं, हमारे नौजवान शासक बनना चाहते हैं, पर उन्हें मार्ग का ज्ञान नहीं है। उनके सामने बड़ा भटकाव है कि किसके साथ चलें, किसके पीछे चलें, तो कौन सा आदमी भरोसा करने लायक है। पर मानवर कांसीराम जी के चेले अगर मानवर कांसीराम जी का विचार लेकर कांसीराम जी के विचारों को चलाया गया, खड़े होके चला, ये चर्चा युग पुस्तक ये जलाई जाए। बहुजन संगठन में जो कांसीराम जी के विचार छपते थे, तो करोल बाग कार्यालय में खड़े होके जला दिया 2007 में। अहमदाबाद भेजा